आज वाले लेक्चर का, उसमें हम लोग देखेंगे कि अ, किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन को, मसलन जब भी आपके पास लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया जाता है, हम उनको बूलियन अलजेब्रा की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को ये चीज़ याद होगी, लास्ट टाइम भी ये बात मैंने आप लोगों को एक्सप्रेस की थी कि लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हम बूलियन अलजेब्रा या मैथमेटिक्स का जो है वो सहारा लेते हैं। और फिर हम लोगों ने ये बात भी डिस्कस की थी कि उन लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हमारे पास 12 तो बूलियन रूल्स हैं, जिनमें से 9 रूल्स जो है आपको पता बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। 10वां, 11वां और 12वां यानी 10th, 11th एंड 12th जो हमारे पास रूल्स थे, उन रूल्स को हमने मॉडिफाई किया था, डिराइव किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने उन 12 बूलियन रूल्स के अलावा 2 हमने डिमॉर्गन के रूल्स को भी डिस्कस किया था। और डिमॉर्गन के रूल्स को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने ये देखी थी बात कि अगर 2 टर्म्स हैं, उनके प्रोडक्ट का हम कंप्लीमेंट लें तो उनका जो इक्विवेलेंट है वो एडिशन के साथ कंप्लीमेंट के साथ आता है। और जब हम एडिशन का होल का कंप्लीमेंट लें तो होल का कंप्लीमेंट लें तो हम उसका जो है वो प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट जाता है। तो टोटल यानी कि हमारे पास 14 जो है वो रूल्स बन जाते हैं, जिनकी मदद से हम अपने लॉजिकल एक्सप्रेशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए हम इस चीज़ को बूलियन अलजेब्रिक रूल्स के या बूलियन मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए रूल्स का नाम देते हैं, जिनके अकॉर्डिंग जो है हम लोग अपने एक्सप्रेशन को रिड्यूस करते हैं। अब फिर हम लोगों ने लास्ट टाइम की बात डिस्कस की थी कि इन लॉजिकल एक्सप्रेशंस को रिड्यूस करने का बेनिफिट क्या है। हमने ये बात की थी, देखा भी कि जो लॉजिकल एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे, इन लॉजिकल एक्सप्रेशन को अगर हम किसी तरह रिड्यूस कर दें तो उससे क्या बेनिफिट होता है। उससे हमारे एक्सप्रेशन भी रिड्यूस हो जाता है, हमारी सर्किटरी भी रिड्यूस हो जाती है, और हमारा जो कम्प्लेक्स फंक्शन होता है वो बड़ा सिंप्लीफाइड हो जाता है। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा है कि अगर कॉस्ट की हम बात करें, चूंकि कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एनालिसिस के अंदर, किसी भी सर्किट को डिज़ाइन करते हुए, कि अगर हमारे पास 8 नंबर ऑफ गेट्स है तो डेफिनेटली हमें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा कॉस्ट चाहिए होगी। अगर वो ये 8 गेट वाला काम हम 2 या 3 या 4 गेट से कर लें तो वो हमारे लिए कम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाती है, कॉस्ट भी कम हो जाती है, और उसको डिज़ाइन करना भी ईज़ी होता है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने अप्रोच पढ़ी थी करनाफ मैप की, वो एसओपी एक्सप्रेशन को या पीओएस एक्सप्रेशन को रिड्यूस करता था। तो मैंने आप लोगों को उस वक्त ये बात भी एक्सप्लेन की थी कि डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के मैप के ज़रिए या फिर बूलियन रूल्स के ज़रिए, दोनों के ज़रिए लॉजिकल एक्सप्रेशंस को हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और फिर मैंने आपको दोनों के टेक्निक्स के अंदर आपको मैंने थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया था। करनाफ मैप के अंदर एक तो ब्यूटी ये है कि हम लोगों को रूल्स याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन करनाफ मैप 5 या 6 वेरिएबल के लिए जब जाता है तो बड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है। लेकिन जब हम बूलियन रूल्स की बात करते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशंस को एवेल्युएट करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, तो उस वक्त ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट देखने में आई है कि हमें उन रूल्स को माइंड में रखना पड़ता है, हमें अपनी मेमोरी में स्टोर रखना पड़ता है। लाइक लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा था कि एक्स डॉट एक्स का आंसर क्या आता है, ए डॉट ए का आंसर क्या आता है। ठीक है, तो इस किस्म की हम लोगों ने चीज़ें देखी थी। आज वाला जो पहला लेक्चर है, मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग वंस अगेन अपनी उस प्रीवियस जो है नॉलेज को कंटिन्यू करेंगे कि कैसे हम बूलियन रूल्स के ज़रिए अपने लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि उन 14 रूल में से ही आपने कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रूल इस्तेमाल करके आपने अपने लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है।
और फिर हम लोगों ने लास्ट टाइम भी ये बात डिस्कस की थी कि जब भी आप वो एक्सप्रेशन दिया जाए, आपने उसको रिड्यूस करना है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेप में सारे रूल लगा रहे हैं। एक स्टेप में एक रूल लगाएं और कोशिश करें उसकी आगे जस्टिफिकेशन भी आप दे दें। मसलन यहाँ पर ऐसे मैं लिख देता हूँ कि रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग, या रूल नंबर, ठीक है, 5 के अकॉर्डिंग, या रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, जो भी आपने यहाँ पे वैल्यूएशन की, फिर इसी तरह आप रूल नंबर 2, 3, जितने भी आपकी वैल्यूएशन होती जाती हैं, आपने करते जाना है। एक बात इंपॉर्टेंट बच्चों के माइंड में आती है कि कहाँ तक हम लोगों ने लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिड्यूस करते जाना है। अब देखिए, जब आपके पास सिंपली दो टर्म्स रह जाएं या एक आध टर्म रह जाए, मोस्टली दो टर्म्स आपके एक्सप्रेशन में रह जाती हैं। जब भी आप लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना शुरू करते हैं बूलियन अलजेब्रा के जरिए, और रिड्यूस करते 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 रूल्स लगाते, आप तकरीबन उस स्टेप पर पहुंच जाएं जहां पर आखिर में टर्म्स आपकी कितनी बच रही हों, ऑलमोस्ट 2 बच रही हों, और आप देखें कि सर्किट को या आपके लॉजिकल एक्सप्रेशन को इससे मजीद रिड्यूस नहीं किया जा सकता, तो आपने वहां पर अपनी कंप्यूटेशन को रोक देना है, आपने अपने एनालिसिस को वहां रोक देना है। ऐसा नहीं है कि फिर वहां पर दोबारा से आप अपनी कंटिन्यू करना शुरू कर दें कि यार मैं इसको मजीद रिड्यूस करूं, मजीद अपनी कॉस्ट को कम करूं, तो ऐसा नहीं होता। आपको कॉस्ट जरूर पे करना पड़ती है, जितने मर्जी आप रिडक्शन कर लें, अल्टीमेटली आपको ये देखने की जरूरत होती है कि कुछ ना कुछ समथिंग जो है वो रिमेनिंग जरूर रहेगा। तो आए जी, अब स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं और फिर हम इसी पोर्शन को सबसे पहले कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर कुछ रूल्स मेंशन किए गए हैं स्टूडेंट्स के, जब भी आप सिंपलीफिकेशन कहते हैं बूलियन रूल्स की मदद से, ठीक है, तो आपने आपको क्या स्टेप्स करने की ज़रूरत है, और आपने अपने जो बूलियन एक्सप्रेशंस हैं उनको सॉल्व आउट करते हुए किन किन ज़रूरी चीज़ों का खास ख्याल रखना है। अब यहाँ पर जो पहली बात मेंशन की गई है, देखिएगा क्या है कि many times the application of the Boolean algebra you have to reduce a particular expression to its simplest form or change its form to more convenient one to implement an expression most efficiently। मसलन जब भी आप एक बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो आपकी अप्रोच क्या होती है कि आपकी अप्रोच ये होती है कि आप उसको एक सिंप्लीफाइड वर्जन के अंदर कन्वर्ट करें, सादा तरीन फॉर्म में कन्वर्ट करें। ऑब्वियसली रिड्यूस होगी तो सादा होगी, आसान होगी। और फिर अगली बात क्या है, अगर वो रिड्यूस नहीं होती तो आप उन बूलियन रूल्स के जरिए कुछ ऐसी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करें कि आप उसकी शेप चेंज कर दें ताकि उसको सर्किट डिजाइन के लिए आसान हो, ताकि उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो जाए। फिर उसके बाद अगली चीज क्या आती है कि जब आप स्टार्ट करेंगे डेफिनेटली उसको रिड्यूस करते हुए, तो आपने उन्हीं 14 बेसिक रूल्स को अडॉप्ट करना है, और उन्हीं रूल्स को अडॉप्ट करके आपने अपने लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना है। ऐसा नहीं है कि उन 14 के अलावा कोई और आप रूल इस्तेमाल कर लें, अपना रूल बना लें और कहें जी 15वां रूल है, ये 16वां रूल है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको मजीद रिड्यूस करते रहे। अगर आपका कोई उन 14 में से रूल नहीं लगता तो अपना कोई मॉडिफाई नहीं करना, ठीक है। अब बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, आपको बूलियन अलजेब्रा का पता होना चाहिए, मसलन मल्टीप्लिकेशन एडिशन का पता होना चाहिए। ये कोई इतनी बड़ी डिफिकल्ट चीज़ नहीं, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड और गेट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, प्लस और प्रोडक्ट का साइन उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें कोई नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर सबसे है कि वो क्या है कि आपने अपने लॉजिकल एक्सप्रेशन को एक सिंप्लीफाइड वर्जन में कन्वर्ट करना है। आपने अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड वर्जन में या कन्वीनियंट या एफिशिएंट वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए उन बूलियन रूल्स का सहारा लेना है। अगर उनमें से कोई आपका रूल इम्प्लीमेंट नहीं होता तो अपनी तरफ से अमेंडमेंट नहीं करनी। आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन एडिशन इन प्रोसेसेस को, इन कंप्यूटेशन को, इन मैनिपुलेशन को पता होना चाहिए। ओके जी, अब यहाँ पर देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एग्जांपल दी गई है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि यूजिंग द बूलियन अलजेब्रिक टेक्निक सिंप्लीफाइड दिस एक्सप्रेशन।
इस एक्सप्रेशन को आपने सिंप्लीफाइड करना है। और मैंने वंस अगेन आपको कहा कि आप सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब इस एक्सप्रेशन को देखिएगा, बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड टर्म है और हमारे पास थर्ड टर्म है, इस टर्म में दो तो और हैं और एक हमारे पास एंडिंग हो रही। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम सिंपली इस ए को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड में हम क्या, थर्ड में क्या करेंगे, हम बी को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं बाय यूजिंग किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जरिए। हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉज भी डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और हम लोगों ने कहा था कि हम उनको किस तरह वैल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल देखे, फर्स्ट जो आपके एक्सप्रेशन यहाँ पर आ रहा है नंबर 1 में, यहाँ से मेंशन कर देता हूँ। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जरिए, प्रॉपर्टी के जरिए क्या किया, इस ए को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर टर्म के साथ, इस बी को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर टर्म्स के साथ। तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगा, ए एंड नेक्स्ट देखिए ए बी, हमारे पास ए बी आ गया। नेक्स्ट ए को मल्टीप्लाई किया सी के साथ तो हमारे पास ए सी आ गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बी को बी के साथ अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एंड बी को सी के साथ। तो जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन की अकॉर्डिंग अपनी उस प्रॉपर्टी को जरूर मेंशन करें कि यू आर यूजिंग आयर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और सम पर्टिकुलर रूल्स टू evaluate योर एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन। अब आपके पास ये नजर आ चुका है कि आपके पास ये अब सिंपलीफाइड हो गई। अब अगले स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि हम इसको मजीद क्या सिंपलीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो b डॉट बी आ रहा है, और लास्ट टाइम भी हम लोगों ने बात ये की थी कि x डॉट x जो है वो किसके बराबर आता है, x के बराबर आता है। x की आप कोई भी वैल्यू पुटअप कर लें, x की कोई भी वैल्यू पुटअप कर लें तो आपके पास हमेशा आंसर x ही आएगा। मसलन 1 रखेंगे तो 1.1 नहीं आएगा, 0 रखेंगे x की वैल्यू तो 0.00 आएगा। यानी जो भी हम सपोज करेंगे x की वैल्यू वही हमारे पास एज इट इज फॉर्म में आएगी। तो हमने इसको क्या कर दिया, आप देखें रिड्यूस करके लिख दिया। स्टेप नंबर 2 के अंदर एक ही रूल लगाया और एक ही स्टेप पे हमने इम्प्लीमेंट किया। तो b डॉट बी स्क्वायर नहीं लिखना, क्योंकि स्क्वायर जो है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या तो b होता है या b कॉम्प्लीमेंट होता है, एंड कभी भी ये 2b नहीं हो सकता, कभी b स्क्वायर नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये जो हमारी ये जो टो टर्म नजर हमें आ रही हैं, दैट आर मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपको याद हो, अगर मैं सपोज कर लें मैं इस पूरी टर्म को ए बी को रिलेट कर दूं कि ए बी मेरे किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। यानी मैं क्या कहूं कि ए और ये जो b है, मैं सपोज कर लूं मेरे पास क्या है, x है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x प्लस एक्स। रिमेंबर, याद करें ये किसके बराबर आएगा, x के बराबर ही आएगा, कभी भी ये 2x नहीं हो सकता। और मैंने इससे पहले भी आप लोगों को ये बात मेंशन की थी जब हम लोगों ने के मैप किया था, अगर दो टर्म एक जैसी आपकी रेपिटेशन आए, रिपीट हो, ठीक है, तो कभी भी हम इस चीज को 2x नहीं लिख सकते। ठीक है, अब अगर मैं इस वाली एवेल्यूएशन की मैं बात करूं, ठीक है, अब आपके पास जो फर्स्ट टर्म आ रही है ए बी प्लस ए बी नजर आ रहा है, तो मैंने दो की बजाय क्या लिखूंगा, सिंपली एक्स लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस ए बी को भी एक्स ले लिया, इस ए बी को भी मैंने एक्स सपोज कर लिया, तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या चीज आ जाएगी, ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू ए बी आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये बात, ये रूल मेंशन की है, अप्लाइंग फिफ्थ रूल दैट सेज दैट ए बी प्लस ए बी मस्ट बी इक्वल टू ए बी। ठीक है, यानी x प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू व्हाट x की आना चाहिए। तो अब आपके पास ये थ्री वाला एवेलुएट हो चुका है। ठीक है, एक रूल एक ही लाइन पे आपने इंप्लीमेंट करना है। अब आपके पास ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी आ चुका है। अब इसमें बड़ा क्लियर नजर आता है कि अगली टर्म में हम बी सी को कॉमन ले सकते हैं। लेट्स सी, आगे हम मूव ऑन करते हैं और इसको मजीद रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ओके जी, देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रीवियस स्टेप के अंदर हमारे पास क्या चीज आ सकती, क्या चीज थी, b प्लस बी सी था। तो अब इसमें बड़ी कॉमन सी बात है, जब हम b कॉमन लेंगे तो हमें पता है कि 1 प्लस सी आएगा, और 1 प्लस सी वही वाला रूल है
जो मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस एक्स जो है, सॉरी यहाँ प्लस आ रहा था, ठीक है। सो 1 प्लस एक्स जो है हमारे पास क्या चीज किसके बराबर आता होता है, हमारे पास हमेशा 1 के बराबर ही आएगा। तो एज इट इज फॉर्म, तो 1 इंटू जब हम b करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली b आ जाएगा। तो रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस एक्सप्रेशन को मजीद सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। अब अगर आप देखें इस वाली टर्म में, मैंने इसको अगर मैं नाम दे दूं 5 का या 4 का जो भी है, ठीक है। अब इस वाली टर्म के अंदर हमारे पास वंस अगेन क्या है, वी कैन टेक कॉमन ए, ठीक है। अगर हम इसमें ए कॉमन लें तो ये बी प्लस सी बनता है, और बी प्लस सी के अकॉर्डिंग हम इसको मजीद सिंप्लीफाई जो है वो नहीं कर सकते। अब इसमें देखिएगा जो रूल नंबर 10 क्या कहता है हमारे पास, रूल नंबर 10 कहता है कि अगर हमारे पास ए बी प्लस बी हो तो हमारे पास क्या चीज आता है, बी के बराबर आता है। अगर मैं इसमें से अब ए कॉमन ले लो और अंदर, तो बी प्लस सी बच जाता है। तो रूल नंबर 10 के अकॉर्डिंग मैं जो है इसको इस तरह एवेल्युएट करूंगा कि इसको यहां पर मैं ले आऊंगा, ताकि मैं इसे अपनी वैल्यू को रीअरेंज कर सकूं। मसलन ए सी को मैं बाद में लिख लूं, बी को मैं पहले लिख लूं, तो मेरे पास जो टर्म बन जाएगी इट विल बी लाइक ए बी प्लस बी प्लस ए सी, ये मेरे पास टर्म बन जाएगी। अब मैंने इसको मॉडिफाई किया, अब मैं यहां से क्या कर लूंगा, मैं बी को कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास वंस अगेन 1 प्लस ए, ठीक है, प्लस ए सी मेरे पास बच जाएगा। अब यहां पर आप लोगों को पता है कि यहां पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड एट द एंड हमारे पास बच जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो बड़ा क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये अब आपके पास सिंप्लीफाइड है। और मैंने आपको बताया था जब आप लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिड्यूस करते जाएंगे, बुलियन रूल्स की वजह से रिड्यूस करते जाएंगे, तो एट द एंड एटलीस्ट आपके दो टर्म आएंगे। आप देख सकते हैं एक ये टर्म है और एक आपके पास ये टर्म है। अब आपने देखे इतने हैवी और बल्कि एक्सप्रेशन को बुलियन रूल्स की मदद से आपने सिंप्लीफाई कर दिया। और अगर आप ये देखें, हम लोग पहले भी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि हमने ये देखा है कि बात डिस्कस की है कि किस तरह अगर आपके पास एक लॉजिकल एक्सप्रेशन हो तो हम उससे गेट कैसे बना सकते हैं। इससे बड़ा क्लियरली पता लगता है कि ए और सी का एंड होगा और बी के साथ हमारे पास और हो जाएगा। मसलन अगर आपके पास ए है यहाँ पर और सी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में क्या करवा देंगे, एंड गेट कर देंगे, ठीक है। और मैं यहाँ से बी इनपुट लूंगा, ठीक है, बी इनपुट लेके मैं यहां से इसको और गेट कर दूंगा, तो ये मेरे पास इस सर्किट का इक्विवेलेंस आ जाएगा, लॉजिकल एक्सप्रेशन भी और लॉजिकल गेट भी। तो बहुत आसान हो गया एज कंपेयर टू जो हमने प्रीवियसली अभी डिस्कस किया था कि हमारे पास एक बड़ा लार्ज एक्सप्रेशन था। मैं एक्सप्रेशन को दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप देखें तो ये जो एक्सप्रेशन नजर आ रहा है दैट वाज एक्सट्रीमली हैवी, बल्कि था अगर इसको आप एवेल्युएट ना करते, इसको रिड्यूस ना करते, तो सर्किट बड़ा लेंथी होता। अब यहाँ पर देखिए यही बात कंपैरिजन की है कि विदाउट यूजिंग बूलियन रूल्स और एक्सप्रेशन अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारे पास एक गेट, दो गेट, तीन, चार और ये पांच, हमारे पास पांच लॉजिकल गेट आते हैं और बड़ा क्लियर कट नजर आता है कि हमारे पास सर्किट की कम्प्लेक्सिटी भी आपके हायर हो गई है, बढ़ गई है। तो इस चीज को बड़ा इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है, ठीक है, कि क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है, क्यों हम बूलियन रूल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें आखिर मुसीबत क्यों पेश है। फिर इसके बाद अगर आप लोग देखें इसी सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट देखें, जो काम इस बल्कि सर्किट ने करना था, अब वही काम ये एक सिंपलीफाइड सर्किट कर रहा है। ये वही सर्किट है जो रिड्यूस करके आया। और हम लोग पहले भी जानते हैं कि हमारे पास अगर एक्सप्रेशन दिया गया हो, जो कि बेसिकली एक्सप्रेशन क्या था, दैट वाज बी प्लस ए सी, तो हम उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अपने लॉजिक सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस की है और हमने बार बार इस चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ। तो इस तरह आप लॉजिकल एक्सप्रेशन को बूलियन रूल्स की मदद से जो है वो रिड्यूस या मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं ताकि हम इस हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा हो सके। ओके, वी हैव अनदर एग्जांपल।
अब देखिएगा हमारे पास एक और एग्जांपल है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया गया, इस एक्सप्रेशन को हम लोगों ने क्या करना है, बूलियन रूल्स की वजह से हमने मिनिमाइज करना है। और लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये बात की थी, लिटरल लफ्ज क्या है, लिटरल वेरिएबल होता है। मैं ए इस्तेमाल कर लूं, मैं बी इस्तेमाल कर लूं, मैं सी कर लूं, मैं डी इस्तेमाल कर लूं, जो एक लिटिल हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो कॉम्प्लीमेंटेड होगा या नॉन कॉम्प्लीमेंटेड। कॉम्प्लीमेंटेड है तो उसका मतलब क्या है, वो जीरो होगा। नॉन कॉम्प्लीमेंटेड है तो हमें पता है कि उसको क्या मतलब है, वो वन होगा। ठीक है, तो लिटरल का आप लोगों को मैं पहले भी ये बात एक्सप्रेस कर चुका हूँ। अब एक्सप्रेशन क्या दिया है, इट इज ए बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी प्लस बी डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी। तो ऑब्वियसली हमें सबसे पहले इनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने की जरूरत है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नजर आता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। क्या करेंगे, पहले इन वाले को एवेलुएट करने की कोशिश करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, इस टर्म को आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस टर्म को आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देखिएगा क्या आएगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, लुक एट हियर। उसके बाद ए बी कॉम्प्लीमेंट बी डी, चार टर्म आ जाएंगे आपके पास। और ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी, देखिए एक स्टेप में एक ही काम हुआ। ठीक है, अब अगर आप यहां पर देखें तो ये वाला जो है नजर आ रहा है आपको, ठीक है, इस वाले टर्म के अंदर, इस वाले टर्म के अंदर बी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी नजर आ रहा। और अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो है वो बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके बराबर आता होता है, जीरो के बराबर होता है। तो इसने तो बहुत ही आसान कर देना है हमारा। अच्छा, एक बच्चा ये भी कर सकता था कि सी को पहले मल्टीप्लाई कर देता अंदर, ऐसा ऐसा भी हो सकता था। लेकिन मैं मल्टीप्लीकेशन के प्रोसेस को मजीद रिड्यूस करने के लिए मैंने फौरन यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट कर दिया रूल नंबर 8 के अकॉर्डिंग, जो कहता है बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आना चाहिए, जीरो के बराबर। अब ये पूरी टर्म हमारे पास निगलेक्ट हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो दैट विल मेक जीरो। ठीक है, फिर हमारे पास एक ये टर्म रह जाएगी और एक हमारे पास क्या रह जाएगी, ये रह जाएगी। ऑब्वियसली देखिए स्टेप बाय स्टेप उन्होंने किया है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, इस सी को सारों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये तो टर्म क्या हो चुकी है, निगलेक्ट हो चुकी है, क्योंकि जीरो आ गया। तो इस तरह आप अपनी कंप्यूटेशन को मजीद से मजीद कम करने के लिए प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करके आप इसको मजीद से मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या है कि वही कि सी को हम लोग क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सी को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। यू कैन सी ओवर हेयर वंस अगेन, सी डॉट सी जो है वो सी के बराबर होता है। मेक श्योर ये सी डॉट सी है, ये सी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को लगाएंगे। ये बात मेंशन की है, मल्टीप्लाई कर देंगे सी को, पहले सी को चाहे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें या सी को इसके साथ कर दें, इससे फर्क नहीं पड़ता। जब आपने सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो इस टर्म में सी डॉट सी आया, दैट इज इक्वल टू सी आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ये दो टर्म बच गई। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब इन दोनों टर्म में से हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉमन आता है। तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बाय रूल ऑफ नंबर 6 हम जानते हैं कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके बराबर होता है, वन होता है। तो सिंपली आपके पास जब रिडक्शन हो जाएगी, रिडक्शन होने के बाद आपके पास प्रोड्यूस फॉर्म क्या रह जाएगी, बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो इंस्टेड ऑफ इतने बल्कि एक्सप्रेशन के जो उस एक्सप्रेशन की लॉजिक गेट ने काम करना था, अब वही काम ये वाला आपका बी कॉम्प्लीमेंट सी करेगा। अब बी कॉम्प्लीमेंट सी का हम कैसे गेट बनाएंगे, हम लोग जानते हैं कि हम लोग बी इनपुट लेंगे, बी इनपुट को हम क्या कर देते हैं, नॉट गेट लगाते हैं। नॉट गेट का रोल क्या होता है, वो हमारे इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट आ गया, हम सी से एक इनपुट लेंगे और आपस में इन दोनों का क्या कर देंगे, हम इन दोनों का एंड कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। तो ये हमारे पास जो है रिजल्टेंट जो है वो सर्किट का शॉर्ट फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म आ जाएगा। इंस्टेड ऑफ के वो एक बहुत लार्ज सर्किट हम बनाते, तो देखें बूलियन एक्सप्रेशन ने या लॉजिकल एक्सप्रेशन ने हमारे पास क्या कर दिया, उस सर्किट को इंतहाई रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ओके, वी हैव अनदर जो है हमारे पास एक और जो है वो एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है।
ये देखिएगा कि आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और वही रूल्स के अकॉर्डिंग ही हमने करना है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने चलना है। आप देखें कि फर्स्ट दो टर्म में से क्या क्या चीजें कॉमन आती थी। इन दोनों में से आप देखें कि बी सी जो है हमारे पास कॉमन आता था, हम लोगों ने बी सी कॉमन ले लिया तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए आ गया। नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद बाकी टर्म्स को हमने एज इट इज लिख दिया। फिर हमने रूल प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर आता होता है। फिर अगली टर्म में से हम लोगों ने ए बी कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लिया। ठीक है, ए बी कॉम्प्लीमेंट को, ए बी कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि देखें इसमें ए इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में हमारे पास ए और बी कॉम्प्लीमेंट कॉमन आते हैं। फिर सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट जो है हम लोग जानते हैं, उसको भी हम लोग किस तरह किसके बराबर वैल्यूएट करते होते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, फिर ये जो है सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी जो है वो 1 के बराबर होता है, ये वाला इस्तेमाल। अब उसके बाद हमारे पास जब यहाँ पे टर्म आ चुकी है तो बी सी ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। फर्दर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये जो दो टर्म है इन दोनों टर्म में से हम बी कॉम्प्लीमेंट को कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी आ जाएगा। ठीक है, और ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट रूल नंबर 11 के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, तो ये यहाँ पर ए प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या है कि जब हम लोग इस स्टेप में आएंगे, यहाँ पर इस स्टेप में आएंगे, यहाँ पर थोड़ी सी चीज आपको नोट और पॉइंट करने वाली है। वो चीज क्या है कि क्या एक्सप्रेशन यहाँ पर मजीद फर्दर रिड्यूस हो सकता है, क्या एक्सप्रेशन यहाँ पर हम इसको मजीद रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम देखें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में, तो अगर हम लोग इसमें से बी को कॉमन भी लें, बी को कॉमन भी लें तो ए प्लस सी आता है, तो ए प्लस सी के लिहाज से हम कोई रूल नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से इन दोनों टर्म में से बी और बी कॉम्प्लीमेंट को कॉमन लें तो ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट आता है, तो ए प्लस सी कॉम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी वो रिड्यूस फॉर्म है, तो हम इसको फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इस एक्सप्रेशन को आप फर्दर रिड्यूस जब ना कर सके तो वहां पर आप रुक जाए। ये नहीं है कि उसको अपने रूल्स लगा कर उसको मॉडिफाई करते रहे जो आपको आंसर गलत है। तो इस लॉजिकल एक्सप्रेशन का रिड्यूस फॉर्म क्या है कि हमारे पास बी सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये दो डॉट है, दीज आर कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यूज, प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी आ जाता है। तो ये इस सर्किट लॉजिकल एक्सप्रेशन की मॉडिफाइड या सिंप्लीफाइड फॉर्म थी। अब फिर आप लोगों को जान पता है कि हम लोग क्या करेंगे, हम इस दो टर्म का यानी बी और सी का एंड करेंगे, ए और बी का एंड करेंगे और बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट का एंड करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे 3 to 1 और करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास दो पॉजिटिव यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, दो पॉजिटिव साइन हमारे पास यहाँ पर ये चीज नजर आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज को एवेल्युएट कर लेंगे। तो आपको क्या है कि दो कामों को पता होना चाहिए, जब भी आपको कोई लॉजिक एक्सप्रेशन दिया जाए उसको बूलियन रूल्स की मदद से स्टेप बाय स्टेप एवेल्युएट करें। अपनी इवैल्यूएशन को तब तक कंटिन्यू रखें जब तक आपका एक्सप्रेशन मजीद रिड्यूस नहीं हो सकता, तब तक उसको कंटिन्यू रखें। फिर अगली बात क्या चीज आ जाती है कि आपने जब उसको रिड्यूस कर लिया, रिड्यूस करने के बाद आप उसको जो रिजल्टेंट उसका सर्किट बनता है वो जरूर ड्रॉ करें, ताकि देखने वाले को ये पता लगे कि एक्चुअल एक्सप्रेशन से नंबर ऑफ गेट्स कितने बनते थे, कितना बल्कि आपके सर्किट था। लेकिन जब आपने उसको रिड्यूस किया, जब आपने उसको मिनिमाइज किया लॉजिकल एक्सप्रेशन को बूलियन रूल्स की मदद से, तो वो आपका सर्किट रिड्यूस होकर मिनिमम नंबर ऑफ गेट्स के ऊपर चला गया। तो यही चीज हमारी अप्रोच थी, चाहे वो करनाफ मैप थे या लॉजिकल या बूलियन एक्सप्रेशंस के को बूलियन रूल्स की मदद से हमने एवेल्युएट करना था। हमारी अल्टीमेट गोल जो अप्रोच था वो ये था कि किस तरह हम लोग जो है अपने किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके मिनिमम टर्म्स के ऊपर ला सकते हैं और अपने एक्सप्रेशन को रिड्यूस से रिड्यूस करके नंबर ऑफ गेट्स की तादाद को
हम कम से कम कर सकते हैं। आई होप ये जो पोर्शन था ये पिछले पोर्शन के साथ रिलेट कर रहा था, कंपैरेटिवली ईज़ी था, इसमें कोई एज़ सच इश्यू या प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस स्लाइड के बाद कुछ आपको एक्सरसाइज के लिए सेल्फ के तौर पर आपको दिया है, जिसको आप अपने घर में होमवर्क के तौर पर इसको कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है? जहाँ पर आपको ये बात मेंशन भी की होंगी, ठीक है? 1, 2, 3, 4 और 5 ये आप लोग ऐसे घर में बैठ के इसे एज़ अ होमवर्क के तौर पर कीजिएगा, असाइनमेंट नहीं मैं कहता, ताकि आपको की प्रैक्टिस हो सके और आप अगर एग्ज़ाम में जब जाएँ, तो एग्ज़ाम के अंदर आप उसे ईज़िली कंप्यूट कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेशन है वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा।